जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है आप लोगों की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क नहीं, पॉलिटिकल थ्योरी जो बुक है, जो सेकंड बुक है आपकी, उसका फर्स्ट वीडियो है, उसका फर्स्ट चैप्टर हम इसमें कवर कर रहे। उस चैप्टर का छोटा सा पार्ट छोड़ दिया बिकॉज दैट पार्ट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, और वो आपको इस वीडियो के साथ ही साथ आप जैसे देखेंगे वो समझ में आ जाएगा। तो पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस वीडियो में होगा क्या क्या। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक हल्का सा एक इंट्रोडक्शन, लेट मी चेंज, मुझे इसका कलर चेंज कर दूँ, एक मिनट, यस, रेड विल वर्क, ओके। देन वी विल स्टार्ट, फिर हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स द फॉल्स, पॉलिटिक्स द ट्रू, वाई स्टडिंग पॉलिटिक्स, सॉरी एक्चुअल में यहाँ पे वाट होगा, वाट स्टडिंग, यानी कि हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ेंगे और पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ेंगे। तो ये 5 हमारे आज के टॉपिक्स होंगे इस वीडियो के। सो वी विल स्टार्ट राइट नाउ विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना। तो देखो, पॉलिटिकल थ्योरी या फिर इसको कहते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी जो होती है वो फिलोसफिकल स्टडी होती है। किसकी? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट या फिर कोई भी डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसकी। It examines different types of question about the form and need, laws, restraint on freedom, relation of state and citizen, and thinks systematically about values like freedom or justice that affects life of individual। देखो ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, फिर से बता देता हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी जो है इसको हम लोग पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस नहीं है, दिस इज पॉलिटिकल फिलोसफी। और इसमें हम जो क्या करेंगे, गवर्नमेंट जो होती है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है ना, ये जो सिस्टम्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इनकी डेफिनेशंस के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे उसके सॉरी उनकी जो ये जिन प्रिंसिपल से गवर्न होती हैं उनके बारे में स्टडी करना, उनके बारे में विचार करना, ये चीज़ें हम देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की फॉर्म्स क्या क्या है, किस किस टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है, जैसे डेमोक्रेसी, मोनार्की, है ना, और फिर उस गवर्नमेंट की नीड है भी या नहीं है। तो ऐसे वेरियस एक्सपेक्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल जो एस्पेक्ट होते हैं उनकी स्टडी को हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। और जैसे कि और भी जैसे चीज़ें कि क्या लॉज जो है वो व्यक्ति की, ह्यूमन की फ्रीडम को रिस्ट्रेन करते हैं, है ना, एंड थिंक सिस्टमेटिकली अबाउट वैल्यूज़, और हम फ्रीडम, जस्टिस, ऐसी वैल्यूज़ के बारे में भी इसके अंदर सिस्टमेटिकली हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पर हमने शुरू कर दिया अपना चैप्टर। सेकंड पॉइंट है ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन 2 रेस्पेक्ट्स, दे possess reason and ability to reflect on their action. Political theory has its roots in the twin aspect of human self। यहाँ पे एक चीज़ छूट गई, देखो ह्यूमंस में ना 2 चीज़ है। पहला तो वो हर एक चीज़ के अंदर ना उनमें रीज़न करने की कैपेबिलिटी होती है ना, वो लोग रीज़न करके निर्णय लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और दूसरा जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन। तो ये जो रीज़न और कम्युनिकेशन है ना, ये जो हमें और स्पीसीज से अलग बनाते हैं, इसी के ही इन्हीं के कारण जो इमरजेंस होती है वो इमरजेंस होती है पॉलिटिकल थ्योरी की। मुझे पता है इंट्रोडक्शन ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, अगर हमारे पास टाइम होगा एंड में तो हम इस इंट्रोडक्शन पे दोबारा आएंगे आगे के स्लाइड्स कंप्लीट करने के बाद। तो पॉलिटिक्स द फॉल्स, तो सबसे पहले अपने मन में से ये निकाल दो कि पॉलिटिक्स क्या है। अभी तक आपने जो भी पॉलिटिक्स के बारे में जैसे सुनते थे कि दिस इज़ पॉलिटिक्स, दिस इज़ पॉलिटिक्स, दैट इज़ नॉट पॉलिटिक्स। अब हम एक्चुअल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। पहले तो हम बताते हैं कि पॉलिटिक्स के बारे में गलत हम लोग क्या क्या सोचते हैं। तो सबसे पहला है पॉलिटिक्स इज़ व्हाट पॉलिटिशियंस डू। पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, जो चीज़ पॉलिटिशियंस करते हैं। ये सच नहीं है, पॉलिटिक्स उससे बहुत ज़्यादा है जो पॉलिटिशियंस करते हैं। दूसरा, पॉलिटिक्स इज स्कैम। अब देखो जनरल नोटेशन ये बन गई है क्योंकि पॉलिटिशियंस बहुत सारे स्कैम करते हैं, तो लोग आजकल ये समझते हैं पॉलिटिक्स जो है वो ऑल अबाउट स्कैम है, उसमें मात्र और मात्र स्कैम्स ही होते हैं। फिर पॉलिटिक्स इज प्रमोशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। कभी कभी हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कि वो जो है ऑफिस में पॉलिटिक्स खेल रहा है, यानी कि अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो हम लोग उसको भी पॉलिटिक्स कह देते हैं। ये पार्शियली ट्रू भी है लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। पॉलिटिक्स इज बैड एज इट डिस्ट्रॉय ह्यूमन मोरल्स। पॉलिटिक्स में ह्यूमन मोरल्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। पॉलिटिक्स नथिंग बट अ टूल टू डिस्ट्रॉय अदर। तो अभी तक ऐसी बहुत सारी नोटेशन और इसके अलावा बहुत नोटेशंस हो सकती हैं जो कि एक कॉमन व्यक्ति के दिमाग में होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यही
जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसे सारी नोटेशंस को अपने मन के अंदर से निकाल दें। पॉलिटिक्स इज़ मोर देन वाट पॉलिटिशियंस डू। पॉलिटिक्स वो बहुत ज़्यादा है जिसको जो हम समझते हैं कॉमन, क्योंकि हमें हमेशा रेशनलिटी की तरफ जाना चाहिए, न कि भेड़ चाल की तरफ। ओके, तो द ट्रुथ। अब हम देखते हैं एक्चुअल में पॉलिटिक्स है क्या। ध्यान रहे, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, पॉलिटिकल थ्योरी की नहीं। पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिक्स के अंदर ही, पॉलिटिक्स की रिसर्च करने का एक तरीका है। पॉलिटिक्स अलग है, पॉलिटिकल थ्योरी अलग है, पॉलिटिकल साइंस अलग है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही हम एक तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी को इंक्लूड कर सकते हैं। तो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज सेट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू डिसीजन मेकिंग इन ग्रुप और इन पावर रिलेशन, मेनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स और स्टेटस। तो देखो एक्चुअल में पॉलिटिक्स क्या है, वेट अ मिनट। सो पॉलिटिक्स एक ऐसी एक्टिविटीज़ का सेट है जो कि रिलेट करता है डिसीजन मेकिंग, यानी ग्रुप्स के अंदर हम किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, उस प्रोसेस को, उस ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग कहते हैं पॉलिटिक्स। ना कि मात्र वो जो पॉलिटिशियंस करते हैं। पॉलिटिक्स एक्चुअल में क्या है? डिसीजन मेकिंग इन ग्रुप, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है। और ये डिसीजन मेकिंग किस लिए होती है? एलोकेशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एंड स्टेटस। जो सोसाइटी के अंदर रिसोर्स होते हैं और स्टेटस, और जो सोसाइटी के अंदर वेरियस लोगों को वेरियस टाइप के स्टेटस मिले होते हैं, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही एक्चुअल में जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं, वो जो इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती है। अब एक्टिविटीज़ कैसी हो सकती है? जैसे कि वोटिंग हो सकता है ना। अब ये तो आगे पॉलिटिशियन, फिर डिस्कस भी हो सकता है कि हम लोग डिस्कस करके भी चीज़ों को कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं, तो इन तरीकों को हम लोग कहते हैं पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स आप समझ गए ना, वो नहीं है जो पॉलिटिशियंस करते हैं। पॉलिटिक्स उससे बहुत ज़्यादा, मेनली ये क्या है? सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि डिसीजन मेकिंग से रिलेट करती है या फिर पावर रिलेशन को बनाए रखती है, पावर रिलेशंस के साथ रिलेट करती है कि जैसे कि पावर की हायरार्की है। तो मेनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस और स्टेटस। तो अब आप समझ गए कि पॉलिटिक्स क्या होती है। और जो पॉलिटिक्स जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इट इज़ वेरी इसेंशियल टू फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोसाइटी इट्सेल्फ। तो सोसाइटी जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि सोसाइटी एग्जिस्ट कर पाए, वर्क कर पाए एक साथ। अब देखो इसकी नीड देख लो। नीड है सोसाइटी टू सस्टेन सम नीड्स टू अकोमोडेट मल्टीपल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इट मेंबर, एंड हेंस इट इज सो दैट दिस प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स इट इज अचीव्ड एज रिसोर्स स्कार्सिटी इज सेंट्रल टू नेचर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आप नए बच्चे हैं, तो मैं इधर समझा देता हूँ। देखो एक सोसाइटी की कल्पना करो, और उस सोसाइटी में मान लो कि 2 पेड़ हैं, ठीक है ना। 1 पेड़ और 2 पेड़, है ना। और यहाँ पे 4 लोग हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 लोग हैं, ठीक है। और ये पेड़ इन लोगों में से किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, दे आर प्रॉपर्टी ऑफ देयर सोसाइटी। अब मान लो इस पेड़ पे 1 फल लगा, इस पेड़ पे भी 1 फल लगा, इस पेड़ पे भी 1 फल लगा, और इस पेड़ पे भी 1 फल लगा। तो अब इस फल का डिवीज़न करेंगे, ये लोग आपस में इन चारों फलों को बांटेंगे। ये एक ही फल के पेड़ है, हम ये मान लेते हैं। तो देखो अगर कहीं भी कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो ये वाला अगर मान लो पहले पहुँच गया, तो ये तो चारों वो तोड़ लेगा। इनमें से जो पहले पहुँचेगा वो चारों को तोड़ के अपने पास ले जाएगा, है ना। मतलब जो भी पहले पहुँचेगा, जिसके हाथ में जितने लगेंगे। तो ये चीज़, अब आप बताओ, अगर 4 फल लगे हैं और उनको सभी एक ही व्यक्ति खा ले, तो ये चीज़ गलत है या नहीं है? अब देखो सही गलत भी काफ़ी वैसी चीज़ होती है, लेकिन मैं एक जनरल वे में बात कर रहा हूँ। जबकि इसी में अगर, अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे किस चीज़ की नीड है, यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है। अगर यहाँ पे कोई बॉडी होती डिस्कशन की, ये चारों आपस में मिलके डिस्कस करते उस चीज़ को, है ना, तो फिर ये लोग क्या कर सकते थे, एक एक फल हर एक व्यक्ति जो है वो खा सकता था,
क्या कर सकता था, एक एक जो फ्रूट है, वेट अ मिनट दे, एक ही फ्रूट जो है उसको हर व्यक्ति खा सकता था अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती। चलो हम ये भी मान लेते हैं कि इसमें से जो ये जो फ्रूट्स हैं वो काफ़ी ऐसी जगह पे लगे हुए जहाँ से एक व्यक्ति उन्हें नहीं तोड़ सकता, तो वो ऑर्गेनाइजेशन इन चारों की मदद से उन्हें तोड़वाती है ना, और एक एक फ्रूट इसमें से हर एक व्यक्ति को मिल जाता, जिससे हर एक की भूख कुछ हद तक मिट जाती है ना। अब आप देखो खुद ही, जब रिसोर्स स्कार्सिटी थी, जब रिसोर्स मतलब रिसोर्स नहीं थे और कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास नहीं थी, एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास नहीं थी डिसीजन मेकिंग की, तो ये लोग क्या करते, हर एक जाता, और हो सकता है कि ये ऐसे दुर्गम स्थान पे थे कि जहाँ पे जाते टाइम इनमें से किसी की कोई मर भी जाता, तो अगर कोई मर जाता तो फिर यहाँ पे ये लोग ही नहीं बचते। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने इन चारों के कंबाइंड एफर्ट से इन फ्रूट्स को तोड़ा और चारों में बांट दिया। तो और इसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो जिस प्रोसेस को फॉलो किया, चाहे ये ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं चार, अभी तो काफ़ी सिंपल है, तो यही चारों लोगों ने डिस्कस करके आपस में जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, जिस समूह को बनाया, उसने ये काट के फिर आपस में डिस्कस कर लिया। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को कहते हैं पॉलिटिक्स। अब आप बताओ, इस ऑर्गेनाइजेशन के बिना क्या इनमें से कोई फ्रूट खा पाता? नहीं खा पाता। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत नेसेसरी है। और अगर हम इन चार लोगों की जगह यहाँ पे मान लें कि एक सोसाइटी है, बहुत सारे लोगों की सोसाइटी है ना, मान लो 10,000 लोगों की सोसाइटी है, और अगर उनको भी ऐसे ही फ्रूट्स चाहिए, और वो फ्रूट्स एक बहुत ही ऐसे घने जंगल में लगे हुए हैं, है ना, और वहाँ से अगर वो ये फ्रूट्स अकेला अगर कोई जाएगा या फिर छोटे छोटे ग्रुप्स जाएंगे, वो नहीं तोड़ पाएंगे, उसके लिए जंगल को क्लियर करने की ज़रूरत है। तो अगर ये लोग सब एक ग्रुप बनाकर नहीं रहेंगे, एक सोसाइटी बनाकर नहीं रहेंगे, उसमें कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं होगी इन फ्रूट्स को लेकर आने की, तो ये सोसाइटी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए पॉलिटिक्स जो है, यानी कि डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है जो ग्रुप में, पॉलिटिक्स क्या डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है। ये ग्रुप बना, अब ये ग्रुप डिसीजन करेगा कि हमको जाके इस जंगल को जो है साफ़ करना है, और इसमें हमको खेती करनी है या फिर जो भी करना है हमें, और उससे हमारे लिए चीज़ों को प्राप्त करना है, जिसको हम आपस में बांट लेंगे। इसी प्रोसेस को कहेंगे पॉलिटिक्स। तो इस पॉलिटिक्स की प्रोसेस के बिना एक्चुअल में ये जो चीज़ है वो सस्टेन नहीं कर पाती। तो अब आप समझ गए कि पॉलिटिक्स का ट्रूथ है कि पॉलिटिक्स जो है ना, वो उसमें है काफ़ी, मतलब वो एक्टिविटीज़, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो कि डिसीजन मेकिंग करती है, और इसकी नीड इसलिए है। अब अभी तक तो हमने ये नीड पे बात की, अब हम इसकी एक्चुअल नीड पे बात कर लेते हैं। तो देखो, एक सोसाइटी के अंदर ना, या फिर ह्यूमैनिटी में कहीं भी प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं होते, रिसोर्सेस की हमेशा कमी होती है। यहाँ पे हम मान लेते हैं इस सेट को रिसोर्स, है ना, रिसोर्स। तो देखो, रिसोर्सेस इतने छोटे हैं, कोई एक मान लो पानी ही है, अब किसी हम रेगिस्तान में जाते हैं, वहाँ पे पानी ही इतना है, और सोसाइटी इतनी बड़ी है ना, सोसाइटी इतनी बड़ी है, कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट अगर नहीं होगी, और अगर ये इस बड़ी सी सोसाइटी के इसी छोटे से पानी के रिसोर्स से अपनी प्यास बुझानी है ना, तो एक गवर्नमेंट चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए इनके रिप्रेजेंट, ताकि ये लोग कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग कर सकें, ये लोग डिसीजन मेकिंग कर सकें कि इसका एलोकेशन सोसाइटी में कैसे होना है। फॉर एग्जांपल, बच्चे जो हैं, जो बच्चे वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे है ना, फिर जो बूढ़े हैं वो नंबर 2 प्रायोरिटी पे हैं। तो इस तरीके से अगर रिसोर्स एलोकेशन, जो सोसाइटी के रिसोर्स स्कार्स हैं, उनके रिसोर्स एलोकेशन के लिए हमको इस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, ये जिस तरीके से डिसीजन लेती है, इसके डिसीजन के अंदर जो भी कुछ इन्वॉल्व होता है, उसी की उसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। उसी के विश्लेषण को कि क्या वो सही है या गलत है, वो जस्ट है या अनजस्ट है, उसी के विश्लेषण को, उसी की स्टडी को हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़े तो समझ में आएगा, यहाँ पे आप पॉलिटिक्स समझ गए। अब देखो, पॉलिटिक्स को गवर्नमेंट से क्यों रिलेट किया जाता है, पॉलिटिक्स जो है उसको एट अ लार्ज स्केल गवर्नमेंट से रिलेट किया जा सकता है, तो रिलेट किया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एज इट्स डिसीजन अफेक्ट अवर लाइफ वेरी मच, क्योंकि ये गवर्नमेंट के डिसीजन से जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, रेदर देन कोई और एजेंसी
क्योंकि गवर्नमेंट ही एक नेशन के रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, और गवर्नमेंट अगर मान लो कल को गवर्नमेंट हो जाती है बहुत ही क्राउनी कैपिटलिस्ट टाइप की, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो कुछ लोगों को बहुत सारा पैसा दे दे और कुछ लोगों को बिल्कुल ही स्कार्स कर दे पैसे से, तो ऐसी गवर्नमेंट हो जाती है तो वो एक अनजस्ट गवर्नमेंट कहलाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट और वो पूरे की पूरे एक इतनी बड़ी जो नेशनल सोसाइटी है उसका डिस्ट्रक्शन कर सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिक्स में सेंट्रल होती है। जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है दैट इज सेंट्रल टू पॉलिटिक्स। तो इसको समअप करें पॉलिटिक्स के ट्रुथ को। देखो जो भी पॉलिटिक्स के बारे में था कि ये फाल्स है, स्कैम है, पॉलिटिक्स वो नहीं है। पॉलिटिक्स इज एक्चुअली सेट ऑफ एक्टिविटी जो कि कोई भी ग्रुप, इन शॉर्ट समझो कोई भी ग्रुप रिसोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो भी डिसीजन लेता है उस प्रोसेस को पॉलिटिक्स कहते हैं। इसका बात ख़त्म, बहुत सिंपल है। और पॉलिटिक्स अराइज क्यों होती है? क्योंकि वी हैव डिफरेंट विजन ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डेजिरेबल फॉर अस एंड आवर सोसाइटी। हम सबके अपने अपने भाई तरीके होते हैं सोचने के। कोई चाहता है कि जो पैसा है वो मेरे पास बहुत ज़्यादा रहे, कुछ लोग चाहते हैं सोसाइटी के पास काफ़ी इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट रहे। तो ऐसी बहुत सारी हमारी विजन्स होती हैं। उन विजन्स को एकोमोडेट करके ऐसा ना हो कि हम आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ही करते रहें हर टाइम, हम हर टाइम एक दूसरे से ईंट भाले लेकर लड़ते ही रहें, ऐसा ना हो। इसी के लिए पॉलिटिक्स की प्रोसेस होती है जिससे कि कलेक्टिवली एक सोसाइटी के लिए, एक ग्रुप के लिए डिसीजंस को लिया जाता है। अब आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। तब तक व्हाट इन पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में है क्या क्या? तो अभी तक लोगों को लगता है पॉलिटिकल साइंस में ये है वो है। देखो पॉलिटिकल साइंस जो है ना, all policies of nation and decision of group and all institution are founded on some basic ideas that guide them। तो देखो किसी भी नेशन के अंदर, किसी भी नेशन के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो उसको फंक्शन करते हैं, किसी भी नेशन स्टेट, हम बाद में पढ़ेंगे कि स्टेट अलग चीज़ है, नेशन अलग चीज़ है, दैट इज़ नॉट अ मैटर, दैट डजेंट मैटर। सो अभी के लिए आप ये मानिए कि नेशन और स्टेट एक ही है। हम बाद में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो फॉर एग्जाम्पल सॉरी, फॉर एग्जाम्पल कोई नेशन है तो उसकी जो पॉलिसीज़ होती है ना वो सर्टेन फॉर जो उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है ना वो सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं हमेशा, है ना। वो सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल यूएस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होंगी वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को, कैपिटलिज्म जो मान लो यूएस गवर्नमेंट है वो कोई डिसीजन लेगी तो उसके पीछे अंडरलाइंग प्रिंसिपल होगा कैपिटलिज्म की। एट द एंड हमको प्राइवेट, हमको लोगों के उसको बढ़ाना, कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन होगी तो वो लोग ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे कि इंडस्ट्रीज़ बढ़े उनके में, ये हो वो हो, और एट द एंड इंडिविजुअल की ग्रोथ करे और फिर धीमे धीमे उनकी सोसाइटी भी ग्रो हो। यहीं पे अगर ये डिसीजन कोई मान लो चाइना में होता, ये डिसीजन चाइना में होता तो उनका गाइडिंग प्रिंसिपल होता सोशलिज्म, है ना, उनके इस डिसीजन को। तो हर एक नेशन के जो डिसीजंस होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं तो उनको गाइड करने वाले कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और ये प्रिंसिपल्स ही हैं जिनसे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो समझ में आ गया प्रिंसिपल और डिसीजन जो होते हैं वो दोनों कैसे अलग होते हैं। तो हर एक नेशन के जो डिसीजन होते हैं वो किसी न किसी प्रिंसिपल के आधार पर लिए जाते हैं। सो दीज आइडियाज़, और ये प्रिंसिपल्स एक्चुअल में क्या होते हैं, ये आइडियाज़ ही होते हैं। आइडियाज़ ही तो प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब कॉन्करेंस नहीं होती है लेकिन आइडियाज़ ही आगे चल के प्रिंसिपल्स के अंदर डेवलप होते हैं। तो ये जो आइडिया या फिर प्रिंसिपल है, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी, लिबर्टी, नेशनलिटी, हैव नॉट क्रिएटेड फ्रॉम डे वन, दे हैव बीन डिस्कस्ड फ्रॉम टाइम ऑफ कॉटल एंड एरिस्टोटल टू नाउ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई कंट्री है उसकी एक मान लो हम मान लेते हैं उसके एक आइडिया है, वो बेस्ड है आइडिया यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेसी पे, है ना, डेमोक्रेसी पे बेस्ड है। तो क्या वो गवर्नमेंट ऐसा कोई डिसीजन ले सकती है कि वो कल को कोई ऐसा एक्ट अमेंड कर दे कि लोगों को वोट करने का उनसे अधिकार ही छीन ले,
कह दे कि नो वोट, आज से आप में से किसी को भी वोट करने का जो होगा वो अधिकार नहीं होगा, ऐसा तो कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो ये जो डिसीजन है वो एट द एंड इस प्रिंसिपल से लिए जा रहे हैं। और ये जो प्रिंसिपल है ना डेमोक्रेसी का वो आज के टाइम से नहीं है, वो बहुत टाइम पहले से डिबेट किया जाता है। वो जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, वो बहुत टाइम से इसके ऊपर डिबेट चल रही है कि क्या डेमोक्रेसी सही है क्या नहीं, और आज तक चल रही है ये डिबेट। तो जैसे ये जो भी प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी के, प्रिंसिपल हुआ, लिबर्टी हुई, नेशनैलिटी हुई, ये सारे जो आइडियाज़ हैं वो एक दिन में नहीं बने हैं, वो ओवर द टाइम डिस्कस के साथ साथ धीमे धीमे इवॉल्व हुई है चीज़ें। और पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इन आइडियाज़ और प्रिंसिपल के मीनिंग से रिलेट करती है कि इन आइडियाज़ की डेफिनेशन क्या है एक्चुअल में। यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी ये देखती है कि लिबर्टी क्या है, इन डेमोक्रेसी क्या है, और इन आइडियाज़ के डेफिनेशंस क्या है, इनके मीनिंग्स क्या है। इस चीज़ को एक्सपेंड करना, देखना, ये जो काम होता है, ये काम होता है पॉलिटिकल साइंस का। यानी पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी का आइडिया क्या है, क्यों है डेमोक्रेसी, क्यों ज़रूरी है, क्या है, क्या डेमोक्रेसी में हम इस चीज़ को ले सकते हैं, क्या डेमोक्रेसी में उस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। सो ऐसे आइडियाज़ को हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्टडी करेंगे। हर एक आइडिया में मतलब क्या हम इस आइडिया में क्या और इंक्लूड कर सकते हैं, क्या इस आइडिया से एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो आप समझ गए ना, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, नेशनलिटी, सेक्युलरिज्म, है ना, राइट्स, फ्रीडम, जस्टिस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिबेट की जाती है कि क्या जैसे सेक्युलरिज्म के अंदर हम कोई डिबेट मान रहे, तो सेक्युलरिज्म के अंदर डिबेट ये की जा सकती है कि क्या कोई पर्सन व्यक्ति भी सेक्युलर हो सकता है, क्योंकि सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था वो स्टेट के लिए डेवलप हुआ था। तो क्या इंडिविजुअल भी सेक्युलर हो सकते हैं। तो इस टाइप की जो डिबेट्स हैं उनको हम लोग, या फिर इस टाइप की जो चीज़ें उनको हम लोग पॉलिटिकल साइंस से के अंदर स्टडी करेंगे। वन में से दैट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस आर ऑलरेडी इंश्योर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, बट वाई डज वन नीड्स टू स्टडी देम। अब देखो यहाँ पे कोई ये भी कह सकता है कि ये जो आइडियाज़ की हम बात कर रहे हैं, जैसे डेमोक्रेसी की, लिबर्टी की, है ना, फ्रेटर्निटी की, ये सारे तो पहले ही किसी वर्ल्ड के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने वो इंक्लूडेड है, तो फिर हम इनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो देखो समझो, ट्रुथ ये है कि आइडियाज़ जो होते हैं वो इवॉल्विंग होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। जब एकदम से जैसे वेस्ट में हम लोग कहें, जब सेक्युलरिज्म का आइडिया जन्मा था तो वो उसका बर्थ होता है सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च, यानी कि राज्य और चर्च जो है वो एक दूसरे से अलग है, इससे होता है। जो उस और वो आइडिया डेवलप होते होते यहाँ पे इंडिया में जब वो सेक्युलरिज्म का आइडिया डेवलप हुआ तो इस तरीके से हुआ कि नहीं, हम बिल्कुल सेपरेशन नहीं चाहते, हम तो एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो स्टेट है वो रिलीजन के अंदर, कोई भी रिलीजन है जो अगर जैसे वुमेन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, उसके हम डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इवॉल्व होती रहती हैं, ये सारे आइडियाज़, इन सारे आइडियाज़ में चेंज आते रहते हैं और इनको री इंटरप्रिटेशन होना चाहिए समय से समय। फॉर एग्जांपल जैसे कि राइट टू लाइफ की हम बात करें, तो राइट टू लाइफ जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था तब राइट टू लाइफ यानी कि जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में था। अब 40 से ज़्यादा अधिकार आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर डाले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वेरियस वेरियस जो है वो डिसीजंस हैं उनके कारण। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कैसे कैसे हमारे में चीज़ें जो हैं वो इवॉल्व कर रही है। राइट टू लाइफ के अंदर जैसे अब राइट टू लिवलीहुड भी आने लगा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जीवन का अधिकार है उसका अर्थ ये नहीं है कि मात्र एक जानवर की तरह जीवन जीने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका का भी अधिकार है। तो इस तरीके से आइडियाज़ जो हैं वो इवॉल्व करते रहते हैं, और केवल और जैसे मल्टी डायमेंशनली भी इवॉल्व करते हैं। जैसे अब इंटरनेट आ गया, फ़ोन कॉल्स आ गई। अब जिस टाइम इन आइडियाज़ का जन्म हुआ था तब ये फ़ोन कॉल ये सब तो नहीं था, है ना। तो अब जैसे फ़ोन कॉल है तो वेदर गवर्नमेंट भी अलाउड टू टैप, यानी कि गवर्नमेंट फ़ोन कॉल टैप करे कि नहीं करे टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। तो इस टाइप के जो इश्यूज़ हैं वो रहते ही हैं और वो निकलते रहते हैं, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को हमें स्टडी करना चाहिए। अब वाई स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि भैया ठीक है आपने कह दिया कि पॉलिटिकल साइंस में ये होता है,
तो आपने ये भी कहा कि ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मैनेज है, वो दिखाई गई है, लेकिन तब भी हम क्यों उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं। लेकिन ये तो जज, पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट, इन लोगों के पढ़ने की चीज़ है ना। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि ये जो है अपनी, ये सारे आइडियाज़, इसको पढ़ने का काम तो जजेस का है ना, पॉलिटिशियंस का है, एक्टिविस्ट का है, एडवोकेट्स का है, ब्यूरोक्रेट्स एस्ट्रक्स है, इन लोगों का है। इसको एक जनरल व्यक्ति से क्या लेना देना, हम मतलब जनरली हम इस चीज़ को क्यों पढ़ें, है ना, ये भी कहा जा सकता है। तो देखो बात समझो, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मैथ है, तो मैथ को ज़रूरी नहीं है हर कोई इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि उसको एक मैथमेटिशियन बनना है। इसकी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि नेसेसिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि इससे लाइफ की कुछ नेसेसिटी जुड़ी हुई है। अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आएगा, अगर आपको 10/2 नहीं आएगा, तो आप जैसे कोई चीज़ लेने गए, वो चीज़ थी 10 रुपये किलो, आपने कहा आधा किलो दे दो, तो आप किस तरीके से व्यवहार करेंगे। तो इसीलिए हम मैथ सीखते हैं, जबकि इसलिए तो नहीं है कि हम मैथ इसलिए सीखते हो कि मैं बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मैथ की सॉल्व करूँ। तो इसी तरीके से मैथ के साथ एक चीज़ है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को भी हमें इसलिए नहीं सीखना है कि हमें कोई जज बनना है या फिर नहीं बनना है। पॉलिटिक्स को हमें इन्फॉर्म बनने के लिए सीखना है ना, ताकि वो थोड़ा बहुत हमारी बेसिक लाइफ में काम कर सके। अब देखो कुछ रीजंस एनसीईआरटीज़ के अंदर दिए गए और वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहला है टू बिकम अ रेस्पॉन्सिबल वोटर, ताकि हम देखो हम कल को वोट करेंगे तो हमारे सामने वेरियस टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक पॉलिटिकल आइडिया होगा। अब कुछ लोग वोट जो करते हैं वो करते हैं ये देख के कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसने ऐसा कुछ कह दिया, इसके नेता ने ऐसा कुछ कह दिया, है ना। लेकिन जो एक इन्फॉर्म्ड वोटर होता है वो ऐसे ही तो बनेगा, वो पहले देखेगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी कौन सी है, क्या ये जो इंस्टीट्यूशन जानना चाहे, इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाह रही है, वो एक सोसाइटी के लिए जस्ट इंस्टीट्यूशन है या अनजस्ट इंस्टीट्यूशन है। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी है, ये हमें एक रेस्पॉन्सिबल वोटर बनाएगी, जिससे कि हम लोग मोर रेस्पॉन्सिबली वोट करें उस व्यक्ति से जो कुछ भी नहीं जानता। और हमेशा ये बेटर होता है कि ऐसी वोटिंग से दूर रहना जो हेट के बेसिस पे की जा रही हो, यानी कि हम किसी से हेट कर रहे हैं इसलिए हम दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे। इस चीज़ की जो वोटिंग्स हैं, इस तरीके की जो वोटिंग है, उन चीज़ों से हमको बचना चाहिए, और इनको बचने के लिए हमें उन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए अंडरलाइन फिलोसफीज़ का। और उसी अंडरलाइन फिलोसफी के आइडिया को हम जब हम उसी अंडरलाइन पॉलिटिकल आइडिया को हम जिस फील्ड में स्टडी करते हैं उस फील्ड का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करना ज़रूरी है। दूसरा क्यों ज़रूरी है कि हम खुद की भी फीलिंग्स को जज कर पाएँ। जैसे कि हम बहुत जगह डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, अब हम सड़क पर जैसे डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, जैसे कि लोगों के साथ ऊंचा नीचा भेदभाव हो रहा है, तो हम कहते हैं कि नहीं ये गलत नहीं है, जबकि कभी कभी हम ही ऐसा भेदभाव दूसरों के साथ कर रहे होते हैं जाने अनजाने में। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमें खुद की फीलिंग्स को भी एक सिस्टमेटिक वे में देखने का नज़रिया देती है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी आइडियाज़ का क्या है, मैंने पहले बताया, सिस्टमेटिक तरीके से उन आइडियाज़ को पढ़ना। यही तो पॉलिटिकल थ्योरी सिखाती है हमें, यही तो हमें पॉलिटिकल फिलोसफी सिखाती है। तो वो हमारी खुद की फीलिंग्स को भी हम सिस्टमेटिकली देख पाए, हम कहाँ हम अनजस्ट किसी के साथ कर रहे हैं या फिर कोई और के साथ कोई दूसरा अनजस्ट कर रहा है, तो इसके लिए भी पॉलिटिकल थ्योरी ज़रूरी है। तो ये मैंने बताया कि सिस्टमेटिक वे ऑफ थिंकिंग। और ये जो बुक है ये एनसीईआरटी में रीज़न नहीं है, लेकिन ये भी एक वर्ड, समटाइम इट इज़ बेटर टू बी एन इन्फॉर्म्ड एंड बिट रेशनल पर्सन देन बीइंग अ मोरॉन। एक मोरॉन पर्सन से हमेशा एक रेशनल व्यक्ति बनना, थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेना हमारे लिए अच्छा है, और हमारे समाज के लिए भी ऐसे सोच समझ के निर्णय लिया जाना अच्छा है। हम एक ऐसे व्यक्ति बने जो हर प्रत्येक समय रोता रहता हो या फिर प्रत्येक समय इस चीज़ में इंडल्ज रहता हो कि ये हो गया वो हो गया। उससे अच्छा है कि हम थोड़ा रेशनल बने, हम थोड़ी इन्फॉर्म्ड बने, हम आसपास की चीज़ों को जानें, जिससे कि एट द एंड हमारे समाज की प्रगति होगी। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी जैसे जो वो है कॉन्सेप्ट वो इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ दिस वीडियो हैज़ एंडेड। थैंक यू। इंस्टाग्राम यूट्यूब पे हम आपको मिल जाएंगे @ओपन विद्या पे। इस वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गूगल ड्राइव के लिंक दूंगा, लेकिन कभी कभी क्या है कि गूगल ड्राइव के लिंक से जो है वो डाउनलोड्स की वो ख़त्म हो जाते हैं लिमिट। अब मैं इसको अपलोड कर दूंगा वीडियो को एक बार, तो ये पड़ी रहेगी, तो मैं सीधे साथ साथ नीचे टेलीग्राम चैनल के भी लिंक दे दूंगा, और उसमें भी वही आपको सेम कॉन्सेप्ट मिल जाएगा।
So with that being said, this is the end of video. Good.